अब बात करते हैं, आपके सिलेबस पे आ जाते हैं। आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस में पहला पॉइंट जो था, इंट्रोडक्शन टू अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। जिसमें कि हमने फर्स्ट स्लाइड में बात करी थी, अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या क्या चीजें आपके सिलेबस में दी हुई थी जो आपको मेन पढ़नी थी। एक आपको स्लीप और स्लीप डिसऑर्डर। इसके पहले हम कॉन्शियसनेस किस तरह से एग्जिस्ट करती है, या साइकोलॉजी में क्या कॉन्शियसनेस को कहा जाता है, इन चीजों पे भी बात कर चुके हैं। इसके बाद आपका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो आता है, वो आता है बिहेवियरल साइकोलॉजी, पर्सनालिटी और कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इनके अंदर टॉपिक्स भी आपको काफी सारे दिए गए हैं। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है ये आपस में कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। तो इनको पढ़ने के लिए हम पहले समझ लेते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। ये पिक्चर जो है सिसरेली की साइकोलॉजी की बुक है, उससे उठाई गई है, जिसमें आपको एक कंसेप्ट मैप दिया गया है। इस कंसेप्ट मैप के थ्रू आप इजीली सारी चीजों को समझ सकते हैं कनेक्ट करके। जैसे अगर हम बात करें व्हाट इज साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी बेसिकली एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं। और प्राइमरली इसके चार गोल होते हैं, यानी कि इसके चार उद्देश्य हैं। किसी भी फिनोमेना को डिस्क्राइब करना, यानी कि उसको व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्ट करना मतलब अगर हमारा, हम बोल रहे हैं कि ब्रेन्स, जैसे अभी मैंने कल एक्सप्लेन किया कि जिस वक्त आप सो रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप स्लीप में है, उस वक्त आपकी ब्रेन वेव्स अगेन कैसी हो जाती हैं, अलर्ट वेव की तरह हो जाती हैं, अल्फा और बीटा उसमें से प्रोड्यूस होने लगती हैं। यानी कि रैम वाली जो स्टेज है, उसमें आपकी ब्रेन वेव बिल्कुल वेकफुलनेस की तरह होती है। तो यहाँ पे हमें प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने क्या प्रिडिक्ट किया कि ऐसा इसलिए हो रहा है, हो सकता है ये कोई फोर्थ स्टेज है स्लीपिंग पैटर्न की, जिसमें कि ब्रेन वेव्स तो कंप्लीटली वैसे ही काम कर रही है जैसे वेक स्टेट में कर रही है, लेकिन बॉडी आपकी कंप्लीटली डिफरेंट बिहेव कर रही है। तो उस फिनोमेना को हमें प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, अपनी एक्सप्लेनेशंस को उस प्रिडिक्शन के अनुसार हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और लास्टली हम परिस्थितियों में उन सिद्धांतों को बांध देते हैं, कंट्रोल करते हैं कि पर्टिकुलर किसी एक सिचुएशन में ही वो फिनोमेना काम करेगा। जैसे कि अभी धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे, तो पर्सनालिटी से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज बहुत सारे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी है। हर एक थ्योरी अपने आप में पूरी है, क्योंकि उनके कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर उनके अजम्पशंस हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रिडिक्शंस हैं, जिनके बेस पे उन्होंने उस थ्योरी को एक्सप्लेन और डिस्क्राइब किया है। तो उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो उनकी प्रिडिक्शंस हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन करना और कंप्लीटली डिस्क्राइब करना, ये चार प्राइमरी गोल हैं साइकोलॉजी के। अगर हम देखें कि साइकोलॉजी का जो स्टार्टअप 1879 में हुआ था, और साइकोलॉजी के फादर कहे जाते हैं विलियम वुड। ये नाम आप लोग जरूर ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कीवर्ड्स को नोट करते चलें। साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है विलियम वुड को, जिन्होंने बेसिकली क्या क्या काम किया था कि आपके थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और इमोशंस, यानी कि जो नॉन फिजिकल स्टडीज है, नॉन फिजिकल स्ट्रक्चर है आपके माइंड का, उस नॉन फिजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करने का सबसे पहला काम इन्होंने ही किया था, विलियम वुड ने। दूसरा, इनका ऑब्जेक्टिव था कि आप एक ऐसे प्रोसेस को स्टडी करें जिसमें कि फिजिकल सेंसेशन का रिजल्ट निकल के आ सके। फिजिकली आप जिन चीजों को सेंस कर रहे हैं, बिकॉज आप अपनी फिजिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप अपनी अनाटॉमी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका हाथ है, लेकिन उस हाथ में जो टच सेंस आ रही है वो कैसे आ रही है, उस सेंस के, उस सेंसेशन के, यानी फिजिकली जो सेंसेशन आपको होते हैं, उनकी स्टडी करने का इन्होंने काम किया था। एंड थर्डली, इन्होंने सबसे पहला अटेम्प्ट किया था साइकोलॉजी के मेजरमेंट को ऑब्जेक्टिव बनाने का। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जब आप चीजों को नंबर फॉर्म में काउंट करने लगते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जब आप चीजों को एक्सप्लेन करने लगते हैं, उसके पीछे के फैक्ट्स, उसके पीछे की थ्योरीज बताने लगते हैं। तो ऑब्जेक्टिव, जैसे हमारे नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, पर्टिकुलर फिक्स होते हैं, चार ऑप्शंस है, चार में से कोई एक टिक करना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन से होंगे, जहां आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आंसर आपको पूरा अपनी लैंग्वेज में लिखना होगा। तो उसी तरह से साइकोलॉजी के जितने भी टर्म्स हैं या जितने भी फिनोमेना हैं, जब हम उनको एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पे किसी नंबर की बात नहीं करते हैं, वहां पे हम फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने की बात करते हैं। जैसे अभी हमें पीछे स्लीप वाले पैटर्न को भी हमने किस तरीके से समझाया कि ऐसा ऐसा होता है। लेकिन जैसा मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि उन सब थ्योरीज को बनाने से पहले एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो उन एक्सपेरिमेंट्स को ही यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी और मेजरमेंट का नाम दिया गया है। साइकोलॉजी के जितने भी फिनोमेना प्रिडिक्ट किए गए किसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, उन प्रिडिक्शंस को
यानी कि उन संभावनाओं को चेक करने के लिए उन पे एक्सपेरिमेंट किया गया, मेजरमेंट किया गया ब्रेन वेव्स पे। ब्रेन वेव्स के मेजरमेंट के बाद पता चला कि इतनी इतनी स्टेजेस ब्रेन से अचीव की जा सकती हैं जब आप स्लीप के फिनोमिना में काम कर रहा होता है आपका ब्रेन। और ऑब्जेक्टिविटी मतलब फिर हम उसको कैटेगराइज करते हैं उसकी, जैसे हमने वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेट बताई कि यहाँ पे जो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे जो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। हर एक स्टेज में हमने ऑब्जेक्टिविटी को लाने की कोशिश करी। तो ये अटेम्प्ट जो फर्स्ट टाइम किया था वो विलियम वुड ने किया था 1879 में। इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजिकल लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की थी जर्मनी के लेपिंग्स में। विलियम वुड के ही स्टूडेंट रहे हैं एडवर्ड टीचर। एडवर्ड टीचर ने स्ट्रक्चरलिज्म नाम की थ्योरीज साइकोलॉजी के अंदर दी हैं, जिसमें उन्होंने काम किया है वुड के ओरिजिनल आइडिया को एक्सपेंड करने की उन्होंने कोशिश की है। क्योंकि उनका मानना ये है कि हर एक एक्सपीरियंस जो है, जितने भी हम एक्सपीरियंसेस करते हैं, चाहे वो हमारे इमोशन से रिलेटेड हो, सेंसेशन से रिलेटेड हो, उन सभी एक्सपीरियंसेस को तोड़ा जा सकता है इंडिविजुअल इमोशन और इंडिविजुअल सेंसेशन में। यानी कि अगर आप अभी क्लास में सामने आपके जो भी स्क्रीन ओपन है, चाहे फोन की स्क्रीन है, चाहे आपके लैपटॉप की स्क्रीन है, अगर आप इस एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करें तो इस एक्सपीरियंस को आप इंडिविजुअली अपने इमोशंस और सेंसेशंस में तोड़ सकते हैं। क्या ऐसा संभव है कि आप जो महसूस कर रहे हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, मतलब आप एक चीज आप सेंस कर रहे हैं यानी कि आपको फील हो रहा है, और दूसरा उस फीलिंग की वजह से जो इमोशंस बन रहे हैं, जो आपकी परसेप्शन बन रहे हैं क्लासेस को लेके, क्या उन दोनों को अलग किया जा सकता है कि पर्टिकुलर ये स्टेटमेंट मेरे इमोशंस हैं और ये स्टेटमेंट मेरे सेंसेशन है? एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, बट स्ट्रक्चरलिज्म की कुछ थ्योरीज दी गई हैं एडवर्ड टीचर के थ्रू, जिसमें उन्होंने उनके ओरिजिनल आइडिया को काम करते हुए एक्सपीरियंसेस को ब्रोक डाउन करने की कोशिश करी है इंडिविजुअल इमोशंस और सेंसेशंस में। इसमें इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड को अप्लाई किया है अपने थॉट्स के ऊपर और फिजिकल सेंसेशंस के ऊपर, क्योंकि फिजिकली जो चीजें हम सेंस कर पा रहे हैं उन्हीं के बेस पे हमारे थॉट्स और इमोशंस जनरेट होते हैं, ऐसा इनका मानना है। अगर हम फंक्शनलिज्म की बात करें तो विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म के ऊपर थ्योरीज दी हैं। इनके फाउंडर हैं विलियम जेम्स। ये जो नाम है, ये नाम और इनके कीवर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग से बोला विलियम वुड, जिनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, तो इस कीवर्ड का आपके पेपर के लिए बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने किस पर्टिकुलर एरिया में काम किया है? नॉन फिजिकल स्ट्रक्चर की स्टडीज में काम किया है। तो इनको हम अगर हो सके तो साथ साथ सभी लोग अंडरलाइन करते चलेंगे। कौन कौन सी चीजों को? विलियम वुड, ही इज नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी। उनका वर्क क्या था? ही हैज वर्कड इन नॉन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इमोशंस, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस। उसके बाद दूसरे आते हैं स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर एडवर्ड टीचर, जिन्होंने मेन काम किया था एक्सपीरियंसेस के ऊपर। सारे एक्सपीरियंसेस को उन्होंने कोशिश करी कि वो ब्रोक डाउन हो सकते हैं इंडिविजुअल में। उसके बाद आते हैं फंक्शनलिज्म की बात। फंक्शन, जैसा कि फंक्शन का हिंदी मतलब क्रियात्मकता, कितना इफेक्टिवली वो काम कर रहा है। तो फंक्शनलिज्म का काम विलियम जेम्स के थ्रू किया गया था, जो कि डार्विन के आइडिया से इन्फ्लुएंस था। और डार्विन का आइडिया नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड था। नेचुरल सिलेक्शन मतलब किसी भी चीज को नेचुरली हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, हमारा माइंड किस तरह से अलाउ करता है उन चीजों को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने के लिए। तो विलियम जेम्स जो है वो इंटरेस्टेड थे कि किस तरह से आपके बिहेवियरल ट्रैट्स जो है, बिहेवियर में जो चीजें आती हैं, उनसे आप किस तरह से अपने सर्वाइवल में इंक्लूड करते हैं। या फिर उनका मेन काम था कि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को डेवलप किया जाए। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी मतलब, इवोल्यूशन का मतलब होता है धीरे धीरे रूपांतरण होना किसी भी चीज में। जैसे ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ, पहले हम बंदर जैसे दिखते थे, अब धीरे धीरे हम दो पैरों पे खड़े होने लगे हैं। तो ये जो प्रोसेस है इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। जैसे हमारी कॉन्शियसनेस की इवोल्यूशन होती है कि हम सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करते हैं। हमारी स्लीप पैटर्न में हमारी कॉन्शियसनेस अडेप्टिव रोल प्ले करती है। यानी कि कभी अगर हमें जल्दी उठना है, सुबह उठ के हमारा कोई एग्जाम है, तो हम लेट नहीं होते, हम हो सकता है जल्दी और उठ जाए, बट नॉर्मल डेज में कॉन्शियसनेस की वो अडेप्टिविटी नहीं होती। सेम उसी तरह से
साइकोलॉजी की जो ब्रांच है उसका भी इवोल्यूशन धीरे धीरे हो रहा है और होता आया है। 1879 से अब तक इवोल्यूशन काफी हो चुका है साइकोलॉजी में। तो विलियम जेम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी के डेवलपमेंट को लेकर। और लास्टली उनके कुछ एलिमेंट्स एजुकेशनल साइकोलॉजी में, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में देखे जा सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से अगर आप बात करें गेस्टल्ट साइकोलॉजी की, तो मैक्स बर्दिमर गेस्टल्ट साइकोलॉजी के फाउंडर थे, जिनका मानना था कि जितने भी साइकोलॉजिकल इवेंट्स हैं उनको छोटे एलिमेंट्स में तोड़ा नहीं जा सकता। He did not believe that psychological event could be broken down into smaller elements. क्यों? जो कि यहाँ पे पीछे एक थ्योरी थी स्ट्रक्चरलिज्म की, कि हर चीज को हम स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड करने का मतलब क्या है? जो होल में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको आप तोड़ के समझ सकते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि आप कुछ सेंस कर रहे हैं अपने आसपास चीजों को, आपकी जो ब्रेन की कॉन्शियस माइंड की जो कॉन्शियसनेस है वो आपको कुछ सेंस करवा रही है, आपको समझ में आ रही है कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। कुछ लोग क्लास पढ़ते हुए परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि किस तरह का पढ़ाया जा रहा है, कुछ लोग परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि हमें कितना समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपके इमोशंस है या सेंसेशन है, आप क्या इनको अलग अलग स्टेटमेंट्स में बोल सकते हैं? तो यही चीज मैक्स वर्दिमर का कहना था कि हम कोई भी साइकोलॉजिकल इवेंट को छोटे एलिमेंट्स में नहीं तोड़ सकते। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि एक पूरा होल जो है एंटायर इवेंट वो इन्फ्लुएंस होता है हमारे कॉग्निटिव साइकोलॉजी से। कॉग्निशन का वर्ड जहां भी आता है वहां पे बात आ जाती है आपके ब्रेन की वर्किंग, आपके ब्रेन की ग्रास्पिंग पावर, आपके परसेप्शन, या फिर किस तरह से आपका ब्रेन उन चीजों को लेके रिएक्ट कर रहा है, इन सब चीजों की। तो जब भी हम साइकोलॉजी में बात करेंगे मैक्स वर्दिमर से रिलेटेड गेस्टल्ट साइकोलॉजी की, तो उनका मानना ये है कि आप पर्टिकुलर किसी भी साइकोलॉजिकल इवेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग तोड़ नहीं सकते। ना तोड़ पाने का मतलब क्या है? जैसे कि मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बोलूं, ये जो डॉट्स मैं लगा रही हूँ, इन डॉट्स को आप काउंट करते चलें कि ये कितने डॉट्स हैं। अगर मैं इसी तरह से डॉट्स डॉट्स लगा के इसको एक शेप में कन्वर्ट कर दूं, तो आप एज अ होल उसको उस शेप की तरह देख पाएंगे, समझ पाएंगे, लेकिन उसमें डॉट्स कितने हैं उसको काउंट कर पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। अभी जैसे आप देख सकते हैं सामने अगर स्क्रीन पे ये जो डॉट्स मैंने लगाए हैं, अगर आपको डॉट्स काउंट करने के लिए कहा जाए तो डॉट्स काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जबकि अगर मैं आपको इसकी शेप जज करने के लिए कहूँ तो ये कुछ इस तरह की शेप है, जिस तरह की कमेंट बॉक्स के लिए आपको एक शेप दिखती है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए। और ये जो एक लाइन हमने ड्रॉ करी है, इस लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर हम इस पूरी इमेज को एज अ होल देख रहे हैं तो इस पूरी इमेज को देखना और देख के जो हमारे दिमाग में परसेप्शन हुआ उन दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। यानी कि ये हमारी कॉग्निशन है, हमारा जो ब्रेन का वर्किंग पैटर्न है, उसकी वजह से हम पूरे होल को ही समझते हैं, एंटायर इवेंट को समझते हैं, हम उसको अलग अलग पैटर्न में ब्रेक नहीं कर सकते। उसके बाद साइको एनालिसिस का आइडिया आता है जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ये नाम अभी पीछे भी यूज हुआ था, सिगमंड फ्रॉइड, जिन्होंने रॉयल रॉड ऑफ अनकॉन्शियस ब्रेन की बात कही थी, अनकॉन्शियस माइंड की बात कही थी। और जैसा कि वहां पे नाम आया ही था तो हम लोग समझ ही पा रहे हैं कि इनका मेन काम किस पे रहा होगा, अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर। इनका पूरा जो लाइफ है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, वो किस तरह से हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रोल प्ले करते हैं और किस तरह से हमारे अनकॉन्शियस माइंड का डेवलपमेंट थ्रू स्टेज बाय स्टेज होता है। यानी कि अचेतन मन में आपके जो मेमोरीज जा रही हैं, जो नॉलेज जा रही है, वो किस तरह से आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस से बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके घर में हिंसा का माहौल है, जिसके घर में मार पिटाई होती है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में इंटरनली भी उसी तरह की भावनाएं बैठ जाती हैं कि ये सब चीजें हो सकता है इन फ्यूचर कभी उसके साथ ऐसा कुछ हो, तो वो भी उन्हीं चीजों को अडेप्ट कर सकता है। लेकिन जो इंसान एक स्पिरिचुअल माहौल में बचपन से पला बड़ा हुआ है, उसके जो संस्कार आते हैं वो उसी तरह के आते हैं। कई बार ये चीजें एक्सेप्शन में भी चली जाती हैं,
वो हम कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग योग में उन चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, वो कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं जो धीरे धीरे उनके अंदर डेवलप होते हैं। बट सिगमंड फ्रॉइड, क्योंकि ये मॉडर्न फिलोसोफर थे, तो ये योग की चीजों को ना मानते हुए इस चीज को मानते हैं कि आपका जो ब्रेन है, जो माइंड है, माइंड कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस 3 स्टेट में रहता है। तो आपकी लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो जो चीजें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन सभी चीजों को कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपका ब्रेन, आपका माइंड ग्रैब करता है, और अनकॉन्शियस माइंड में वो चीजें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डेवलप होने लगती हैं। उसके बाद बिहेवियरिज्म का जो कॉन्सेप्ट आता है, जो डायरेक्टली आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, वो एसोसिएटेड है जॉन बी वॉटसन की थ्योरी से, जो कि इवान पेवलोव के वर्क से इन्फ्लुएंस्ड थे। अब इवान पेवलोव का जो वर्क है वो कंडीशनिंग और लर्निंग थ्योरी के ऊपर है। अगर आप लोगों ने पेपर 1 में टीचिंग साइकोलॉजी पढ़ी होगी या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा होगा, तो उसमें भी आपका ये छोटा सा लर्निंग एंड टीचिंग थ्योरीज वाला टॉपिक आता है। वहां पे भी इवान पेवलोव की थ्योरी को बताया जाता है। और इवान पेवलोव की थ्योरी बेसिकली क्या है, वो बोलते हैं कि पर्टिकुलर किसी कंडीशन में हम किसी एक इंसान के परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उनका कहना ये था कि अगर आप किसी एक डॉग को बेल बजाएं और खाना दें, डेली बेल बजाएं और खाना दें, बेल बजाएं और खाना दें, तो क्या होता है कि बेल की आवाज सुनते ही डॉग का माइंड इस तरह से प्रिपेयर होने लगता है कि उसके मुंह में राल बनने लगती है, जिसकी वजह से खाना वो खाने की इच्छा करता है। एक टाइम के बाद अगर आप केवल बेल भी बजाएं और खाने की स्मेल उसको ना आए, तो खाली बेल की साउंड सुनकर भी वो डॉग सेम, उसकी बॉडी में रिएक्शन होता है और सेम उसके मुंह में उसी तरह का जनरेशन होता है, लार बनने लगती है, जिस तरह की खाना देख के या खाने की स्मेल सुन के होती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, कंडीशनल लर्निंग उसको कराई गई है। इवान पेवलोव की थ्योरी यही थी, कंडीशनल लर्निंग की। और जॉन बी वॉटसन इसी थ्योरी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो उनका जो काम था या उनका जो मन था कि वो किस सब्जेक्ट पे काम करें, उनका मन था कि वो साइंटिफिक इंक्वायरी ऑफ बिलीव्स के ऊपर काम करें, कि किस तरह आपकी कॉन्शियसनेस काम कर रही है आपके ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर। यानी कि कॉन्शियसली आप जिन चीजों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो चीजें किस तरह से आपके बिहेवियर में आ जाती हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और भी है। अगर आप लोग जैसे अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने की कोशिश करें, अभी आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, आप हफ्ता 10 दिन मॉर्निंग में अपने आप को उठाने की कोशिश करें जल्दी, तो एक समय के बाद आपको अलार्म की नीड नहीं होगी, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है उसी चीज पे। उसी तरह से हमारी बॉडी में हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो हर एक बॉडी फंक्शन में रोल प्ले करती है। और आप जो चीज अपने आप को सिखाते हैं वही चीजें आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। एक एग्जाम्पल भी है इसका, कि अगर किसी इंसान को एक, बल्कि एक रिसर्च हुआ था अमेरिका में, एक व्यक्ति जिसको कि मौत की सजा होनी थी, उसको बोला गया कि हम इसको एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करेंगे। उस व्यक्ति को ये बात बता दी गई कि तुम्हें सांप का डंक मरवा के तुम्हें डेथ दी जाएगी। जैसे ही उस व्यक्ति की आंखों पे पट्टी बांधी, उसको केवल 2 पिन चुभाए गए, उसको सांप से नहीं कटवाया गया, उसको 2 पिन चुभाए गए, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। और जब उसकी बॉडी को एग्जामिन किया गया, तो उसकी बॉडी में सेम वही जहर पाया गया जो कि सांप के काटने पर हमारे शरीर में पहुंचता है। जब उसको सांप ने काटा ही नहीं, तो उसके शरीर में वो जहर कहाँ से आया? बिकॉज हमारा ब्रेन जो है, हमारी कॉन्शियसनेस जो है, वो हमारी बॉडी में हर एक तरह के ड्रग को सीक्रेट करने में केपेबल है। हमारी बॉडी में हर एक चीज की, हर एक बीमारी की दवा भी है, और हर एक बीमारी की जड़ भी है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा हमारी कॉन्शियसनेस को हम रखते हैं, वैसा ही हमारा बिहेवियर, चाहे वो हमारा फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, वो होने लगता है। तो इस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की साइंटिफिक इंक्वायरी जो है वो बिहेवियरिज्म के अंदर आती है, जो जॉन बी वॉटसन ने की थी। और जॉन बी वॉटसन कंप्लीटली इन्फ्लुएंस थे इवान पेवलोव की कंडीशनिंग और लर्निंग थ्योरी से लेकर। तो इस तरह के अगर आप नोटिस करें, इन दोनों स्लाइड्स में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म हुआ, फंक्शनलिज्म हुआ, गेस्ट्रल साइकोलॉजी हुई, साइको एनालिसिस हुआ या बिहेवियरिज्म हुआ। तो ये सारे जितने भी आपके पास पर्सपेक्टिव हैं, इनके अलावा 2-3 पर्सपेक्टिव्स और हैं
जिनकी साइकोलॉजी में बात की जाती है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पर्सपेक्टिव साइकोलॉजी में हैं जिनके ऊपर यहाँ पे सिलेबस में आपकी बात की जा सकती है। पहला स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको अभी हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जिसके जो फाउंडर हैं वो हैं एडवर्ड टीचर। दूसरा फंक्शनलिज्म की थ्योरीज हैं जो विलियम जेम्स के थ्रू दी गई हैं। साइको एनालिसिस की थ्योरीज हैं जो सिगमंड फ्रॉइड के थ्रू दी गई हैं, जिसमें उन्होंने कंप्लीटली कॉन्शियस माइंड के ऊपर या अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात की है। बिहेवियरल थेरेपी है या बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन है जो जॉन बी वॉटसन के थ्रू की गई है। और कॉग्निटिव थ्योरीज हैं जो कि जीन पियाजे के थ्रू उसके ऊपर बहुत काम किया गया है। जीन पियाजे जो हैं ये साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत जाने माने फिलोसोफर हैं। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एक आती है जो कि अब्राहम मैस्लो की दी हुई है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ये अभी पीछे एक्सप्लेन नहीं हुई है। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बेसिकली क्या है, जो हमारी सेल्फ को लेके अंडरस्टैंडिंग है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, उस आइडिया को प्रोपोगेट करती है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो अब्राहम मैस्लो ने दी थी। उनका कहना ये है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, वो कंप्लीटली कुछ ऐसे रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर सकता जो कि केवल एक्सटर्नल स्टिमुलाई से अफेक्टेड हो। कहने का मतलब, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में किसी स्टिमुलाई के प्रति अफेक्ट हो रहे हैं और कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो रिएक्शन आपका कंप्लीटली आउटर एनवायरनमेंट पे डिपेंड करे ऐसा आवश्यक नहीं है। काफी हद तक वो आपके इनर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग होते हैं, अगर गुस्से में वो किसी को कुछ कह देते हैं, सामने वाला उनको गुस्से में बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, तो वो लोग पलट के जवाब देने लगते हैं। जबकि वहीं दूसरे लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सामने वाला आपको कुछ बुरा भला बोल रहा है, तो आप उसकी बातों को सुनते हैं और सुनते ही आप समझ जाते हैं कि कुछ समय में इसका गुस्सा शांत होगा, तो ये समझ जाएगा, और आप वहां पे अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करते। आप वहां पे चुप रहते हैं, शांत बने रहते हैं, अपने आप को समझ स्थिति में बनाए रखते हैं। वो समझ स्थिति जो है वो उन लोगों की होती है जो सेल्फ को एक्चुअलाइजेशन करते हैं, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन उनका होता है कि क्या चीज सही है, क्या गलत है। परिस्थिति पड़ने पर वो सही और गलत का निस्तारण कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा नहीं करते। तो ये जो अप्रोच है, ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है जो अब्राहम मैस्लो ने दी थी, जिसमें वो बात करते हैं कंप्लीटली कि आपका बिहेवियरल पर्सपेक्टिव जो है वो कंप्लीटली आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करता है, आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आपकी फ्री विल पे भी डिपेंड करता है। इसी तरह से सोशियो कल्चरल एक्टिविटी है या सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी का, जो वेंड्यूरा के थ्रू दिया गया था, जिसमें ये बोलते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको समझा जा सकता है उसके सोशल और कल्चरल नेचर से रिलेट करके। मतलब अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलर किसी कल्चर को या पर्टिकुलर किसी सोसाइटी को बिलोंग करता है, तो दो तीन लोग जो उस पर्टिकुलर सोसाइटी और या पर्टिकुलर कल्चर को बिलोंग करते हैं, उनके बिहेवियर में काफी सारी चीजें एक जैसी पाई जाती हैं। उसके बाद लास्ट आपका गेस्टलिज्म, जिसके बारे में अभी हमने डीप में बात करी, मैक्स वर्दिमर के थ्रू दिया गया था, जिसमें वो बोलते हैं कि किसी भी एक्सपीरियंस को आप एज अ होल ग्रैब करते हैं, एज अ होल समझते हैं, उसको अलग अलग आप तोड़ के नहीं समझ सकते। यानी कि अगर आपके सामने एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि छोटे छोटे डॉट्स से बना है, तो आपको ऐसा इल्यूजन होगा कि वो पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है, जबकि वो एक ऑब्जेक्ट नहीं, वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो इल्यूजन है इसको फाइव फिनोमेना भी बोलते हैं, जो गेस्टलिज्म के मैक्स वर्दिमर, जो गेस्टलिज्म की थ्योरी में आता है और मैक्स वर्दिमर के द्वारा इसको बताया गया था। तो इस तरह की कुछ थ्योरीज आप लोगों के सिलेबस में आती हैं। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है किसी थ्योरी में तो आप लोग पूछ सकते हैं। और ये जो आपके सिलेबस का पोर्शन है, बिहेवियरल साइकोलॉजी, पर्सनालिटी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसको हम कल से स्टार्ट करेंगे और पर्टिकुलर एक एक थ्योरी के ऊपर बात करेंगे।